तो आइए आज प्राचीन भारतीय दर्शन की एक ऐसी कमाल की भाषाई पहेली को डिकोड करते हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों का दिमाग उलझा रखा है। इस विश्लेषण में हम मीमांसा दर्शन और श्रौत सूत्रों के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य में गोता लगाने वाले हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में चीजों को आखिर किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता था? उनका असली लॉजिक क्या था? खैर, आज हम ठीक इसी पर बात करेंगे और हमारा पूरा फोकस रहेगा सूत्र 2.1.39 पर। ये कोई आम नियम नहीं है, ये भाषा, तर्क और पूरी वास्तविकता को समझने का एक बेहद सटीक टूल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस प्राचीन तर्क की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं, हम असल में कैसे साबित करते हैं कि कोई भी दो चीजें मौलिक रूप से यानी फंडामेंटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सुनने में ये सवाल बड़ा बेसिक सा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी भी दार्शनिक बहस की बिल्कुल नींव होता है। देखिए, प्राचीन काल में विद्वानों के बीच एक बड़ी ही गर्मागर्म बहस छिड़ी थी। मुद्दा ये था कि क्या निगद कहे जाने वाले मंत्र केवल यजुः मंत्रों की ही एक छोटी सी उपश्रेणी हैं या फिर वे पूरी तरह से एक अलग ही कैटेगरी हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं थी, इसके पीछे पूरे अनुष्ठानों की सटीकता दांव पर लगी थी। अगर हम दो अलग अलग चीजों को एक मान लें तो पूरा का पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा, है ना? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे प्राचीन तार्किकों ने कुछ बहुत ही शानदार और सूक्ष्म नियम बनाए। खंड 1, वर्गीकरण की पहेली, मंत्र की गुत्थी को सुलझाना। प्राचीन विद्वान, जैसा कि हम जानते हैं, श्रेणियों और क्लासिफिकेशंस को लेकर कितने ज्यादा सख्त थे। उनके लिए किसी भी मंत्र का एकदम सही क्लासिफिकेशन ही उसकी असली पहचान तय करता था। अब इस बहस में कि निगत और यजुः अलग हैं या नहीं, सूत्र 2.1.39 एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है। यहाँ जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो भाषाई कॉन्सेप्ट जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया, और वो शब्द है व्यपदेश। सूत्र 2.1.39 कहता है व्यपदेशाच्च। आसान भाषा में इसका मतलब है विशिष्ट नाम या उल्लेख द्वारा भेदीकरण। मतलब अगर प्राचीन ग्रंथों में दो चीजों को अलग अलग नामों से पुकारा गया है और एक ही वाक्य में उनका अलग अलग जिक्र किया गया है तो वे लॉजिकली एक नहीं हो सकते। नामकरण का ये तरीका सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि ये दो चीजों के बीच के अंतर को साबित करने का एक बेहद सॉलिड तार्किक आधार था। आगे बढ़ते हैं। खंड 2, नामकरण का सुराग, भाष्य से साक्ष्य। अब इस व्यपदेश के सिद्धांत को प्राचीन भाष्यों में बड़े ही शानदार तरीके से लागू किया गया है। भाष्य प्रकाश जैसे ग्रंथों को ही ले लीजिए, वहां हम साफ देख सकते हैं कि कैसे विद्वानों ने इस अलग नामकरण की ताकत का इस्तेमाल किया। वे हवा में तीर नहीं चला रहे थे, वे भाषा के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके एक पूरा लॉजिकल प्रूफ तैयार कर रहे थे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि शाबर भाष्य का तर्क आखिर काम कैसे करता है। सोचिए, एक तरफ कहा जा रहा है ये यजु हैं, निगत नहीं, और ठीक दूसरी तरफ ये निगत हैं, यजु नहीं। शाबर भाष्य का पूरा जोर इसी बात पर है कि अगर कोई टेक्स्ट एक चीज का नाम ले रहा है और दूसरी को स्पष्ट रूप से बाहर कर रहा है तो वे दोनों एक ही चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर निगत यजु का ही हिस्सा होते तो ऐसा कहना पूरी तरह से बेतुका होता, है ना? ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, यही इस बात का सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण बन जाता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और बस इसी तार्किक कटौती के आधार पर हम पूर्व पक्ष यानी विरोधी विचार के मेन कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनका एक अलग नाम से उल्लेख हुआ है यानी व्यपदेश है, इसलिए निगत को किसी भी हाल में यजुः के छाते के नीचे नहीं रखा जा सकता। नतीजा, निगत मंत्रों की एक चौथी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कैटेगरी बन जाते हैं। ऋचा, साम और यजु के अलावा ये निगत एक एकदम अलग श्रेणी के रूप में स्थापित हो गया। सच में ये भाषा की ताकत का एक गजब का उदाहरण है। देखिए कैसे सिर्फ ग्रामर और नामकरण के तरीके से ही पूरी की पूरी दार्शनिक और अनुष्ठानिक कैटेगरी तय कर दी गई। खंड 3, न्याय सुधा का संदर्भ, अभिलेख को सुधारना। तो अब न्याय सुधा से एक बहुत ही अहम बात निकलकर सामने आती है। ये हमें समझाता है कि आखिर हमारे प्राचीन दार्शनिकों को इस नामकरण वाले तर्क की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी ही क्यों। बात दरअसल ये है कि इससे पहले धर्म की भिन्नता यानी प्रॉपर्टीज या गुणों के अंतर के आधार पर निगत और यजु को अलग करने की कोशिश की गई थी।
लेकिन वो तर्क थोड़ा विरोधाभासी और कमजोर निकला। सिर्फ गुणों के आधार पर दो चीजों को हमेशा के लिए अलग मान लेना लॉजिकली उतना सेफ नहीं होता। इसलिए इस कमजोरी को दूर करने और एक एकदम सॉलिड मुख्य कारण देने के लिए ही इस सूत्र 2.1.39 की एंट्री हुई। जो आधार पहले वाले तर्क में मिसिंग था, वो व्यपदेशाच्य ने आकर पूरा कर दिया। ये दिखाता है कि हमारे प्राचीन विचारक अपने लॉजिक को लेकर कितने ज्यादा क्रिटिकल और ईमानदार थे। चलिए अब चलते हैं खंड 4 पर, उपांशु, मौन उच्चारण और ध्वनि की भौतिक यांत्रिकी। अच्छा, अब तक तो हम सिर्फ थ्योरी और भाषा विज्ञान की बातें कर रहे थे, लेकिन क्या होता है जब इन सख्त श्रेणियों को हम फिजिकल रियलिटी में लागू करते हैं? आपस्तंभ श्रोत सूत्र में उपांशु यजुषा की एक बहुत ही सटीक व्याख्या मिलती है। तो उपांशु आखिर है क्या? आमतौर पर इसे किसी मंत्र का मौन या फुसफुसाकर किया गया उच्चारण मान लिया जाता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसकी परिभाषा इतनी सिंपल भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी आवाज धीमी कर लेने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही असाधारण कोशिश है, जहां गूढ़ भाषा विज्ञान को सीधे इंसान के शरीर की भौतिक क्रियाओं यानी फिजिकल मूवमेंट्स के साथ जोड़ा गया है। आइए इस परिभाषा की बारीकियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उपांशु को लेकर जो ये सटीकता है, ये सच में हैरान कर देने वाली है। इसके 3 बहुत ही साफ मापदंड हैं। पहला, आपके वाक अंगों जैसे कि तालु, होंठ और जीभ का फिजिकल मूवमेंट होना ही चाहिए। ये क्रिया साफ साफ दिखनी चाहिए। दूसरा, इस मूवमेंट के बावजूद कोई भी ऑडिबल साउंड यानी सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। इसे अशब्दम कहा गया है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अमनः प्रयोग है। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे बस मन ही मन सोच लिया गया हो। ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। शरीर को काम करना है, अंगों को हिलना है, लेकिन बिना कोई आवाज किए। ये पूरी तरह से शुद्ध विचार और श्रव्य भाषण के ठीक बीच की स्थिति है। सोचिए जरा, ये क्लासिफिकेशन की उस अल्टीमेट सटीकता को दिखाता है जिसका पालन वो प्राचीन विद्वान किया करते थे। खंड 5, सटीकता की शक्ति, व्यवहार में प्राचीन तर्क। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमने एक बहुत ही खास बात नोटिस की। हमने देखा कि कैसे प्राचीन विचारकों ने भाषा, नामकरण और हमारी फिजिकल एक्शंस को एक धागे में, एक तार्किक सूत्र में पिरो दिया। फिर चाहे वो व्यपदेश के जरिए निगद और यजु को अलग करना हो, या फिर उपांशु की बिल्कुल सटीक बिना आवाज वाली शारीरिक परिभाषा तय करना हो। एक बात तो तय है, उनके लिए वर्गीकरण सिर्फ किताबों में लिखने वाली कोई थ्योरी नहीं थी। ये दुनिया को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से समझने का एक बेहद प्रैक्टिकल और सख्त तरीका था। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के एंड तक पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल हम सबके लिए सोचने लायक है। हमारी परिभाषाओं की ये अत्यधिक सटीकता आखिर वास्तविकता को समझने के हमारे नजरिए को कैसे आकार देती है? हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक नाम या होठों की एक छोटी सी मौन गति पूरी की पूरी कैटेगरी को बदल के रख सकती है। तो क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी हम भाषा और शब्दों का इस्तेमाल उतनी ही सटीकता और जिम्मेदारी से करते हैं? क्या हमारे शब्द सच में उस हकीकत को बयां करते हैं जिसे हम समझना चाहते हैं? प्राचीन भारत का ये लॉजिकल स्ट्रक्चर निश्चित रूप से हमें चीजों को देखने के एक बहुत ही गहरे और सटीक नजरिए पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।